हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सीरीज ऑफ सीडीपी। सो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लर्निंग थ्योरीज के साथ। सो पहली थ्योरी हम आज लर्निंग की करने वाले हैं, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। ये फेमस है बंडूराज लर्निंग थ्योरी के नाम से, ठीक है, बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी। तो कहीं पर आपको इस तरह से लिखा आ जाए SLT, इट मीन सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। वैसे इतनी शॉर्ट फॉर्म आपको आएगी नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए सोशल लर्निंग थ्योरी SLT। तो ये किसने दी थी? एल्बर्ट बंडूरा ने। और इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट था वो था एक बोबो डॉल पर, ठीक है। ये बेसिकली 3 चीज़ों में बिलीव करते थे, दैट वाज ऑब्जर्व, इमिटेट एंड मॉडलिंग, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप ये चीज़ देख लीजिए जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इज कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट बंडूरा ने, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? इन्होंने किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हम आगे भी लर्निंग थ्योरीज करेंगे जहाँ पर किसी ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया है, किसी ने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया है। उसी तरह से जो बंडूरा है, इन्होंने बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया था। बोबो डॉल क्या है? इनका एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये एक अनदर क्वेश्चन है। अनदर जो क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है, दैट इज कि ये बुक किसने लिखी है? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। तो ये बुक लिखी है अगेन एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे डायरेक्टली 3 पॉइंट्स में से बनते हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कौन से क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं, एंड इस सेशन के जस्ट बाद ही हम इसके रिलेटेड जो MCQs होंगे वो भी देख लेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो सबसे पहले देखिए, बेसिकली जो बंडूरा है वो क्या कहते हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं प्लस जो किसी भी पर्सन के, इंडिविजुअल के पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कॉग्निटिव फैक्टर्स, जो हमारी सोच होती है, हमारे मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह से हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ खुद की सोच बनाते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे लर्निंग पे और हमारे बिहेवियर पे। जो हम बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं वो किसका रिजल्ट होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लस पर्सनल फैक्टर्स, जो कि होते हैं हमारे कॉग्निटिव फैक्टर्स। अब इस चीज़ को हम एक टर्म के नाम से जानते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। क्या कहते हैं इसको? रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। अब हमने रेसिप्रोकल टीचिंग भी पढ़ा हुआ है, किसने दिया था? वो वाइगोस्की ने दिया था। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म किसने दिया है? बंडूरा ने। इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज अनदर क्वेश्चन कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात किसने कही है, ये कंसेप्ट किसने दिया है? दैट इज गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि देखिए, अगर हम कहते हैं कि किसी पर्सन का बिहेवियर अच्छा है किसी के साथ, तो हम क्या कहेंगे? उसका बिहेवियर अच्छा क्यों है? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अच्छा होगा घर का, या फिर उसकी जो सोच है वो अच्छी होगी। अगर हम कहते हैं कि बंदे की सोच अच्छी है, तो हम कहते हैं उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, और उसका रिजल्ट क्या है कि उसका बिहेवियर अच्छा है। तो देखिए, रेसिप्रोकल चलता है। हम कहते हैं कि बिहेवियर किसका रिजल्टेंट है? पीछे आकर देखिए उनका एनवायरमेंटल कैसा है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है। कुछ बच्चे जो है अब्यूजिव लैंग्वेज हो सकता है यूज़ करते हो, मार पिटाई में बिलीव करते हो, क्योंकि हो सकता है उनका घर का जो एनवायरनमेंट है या फिर सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो उसी तरह का है। क्योंकि हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी नेचर वैसी बन जाती है, हम उसी तरह का जो है रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी खुद की फैमिली के नेचर को, या फिर हमारे जिस टाइप की सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ का जो बिहेवियर है वही बच्चों में क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जो देखते हैं वैसा ही करते हैं हम। उस चीज़ का कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे खुद के इमेज पर, हमारी नेचर पर, हमारे बिहेवियर पर पड़ता है कि हम किस एनवायरनमेंट में हैं और हमारी किस तरह की सोच बनती है उस एनवायरनमेंट को लेकर। ये चीज़ क्लियर हो गई? इसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 चीज़ों के बारे में मेन इस थ्योरी में कहा गया है, दैट इज ऑब्जर्व, इमिटेट एंड मॉडलिंग। ऑब्जर्व करना, जो आपको इनका मीनिंग समझ में आ रहा है ना, एक्चुअल में वही इसका मीनिंग है। हम देखिए डे टू डे लाइफ में बच्चे कितनी चीज़ें देखते हैं, कितने बिहेवियर्स देखते हैं, उन लोगों को ऑब्जर्व करना कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट भी साथ में देखना कि अगर वो इस तरह का कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। पॉजिटिव बिहेवियर उनको मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। देन इमिटेट मीन्स कॉपी करना। हम इमिटेट को बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं पहले। तो इमिटेट मीन्स कुछ बिहेवियर कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल बच्चे
कॉपी करते हैं मदर्स को। मदर जब रोटी बनाते हैं तो बच्चे उनको देखते हैं कैसे बेलन चलाते हैं, तो बच्चे कहते हैं हम भी वैसे ही करेंगे, इमिटेट करना, ठीक है। मदर कुछ भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईटिंग हैबिट्स को ले लीजिए, है ना। फोक से खाते हैं मैगी, तो वो कहते हैं हम खुद खाएंगे। बच्चे जिद करते हैं छोटी एज में कि हम खुद से खाएंगे, स्पून टेढ़ा मेढ़ा पकड़ते हैं लेकिन खुद से खाने की कोशिश करते हैं, दैट इज इमिटेट करना। देन मॉडलिंग, मॉडलिंग इज नॉट द रैंप वॉक, ठीक है। मॉडलिंग मीन्स रियल लाइफ में मॉडल्स अपने देखना। मॉडल्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मॉडल हमारे कौन से ज़्यादातर बनते हैं युवावस्था में भी हम देखते हैं कि जो टीवी में फिल्म स्टार्स होते हैं या मूवीज़ में आते हैं, ठीक है, जो बच्चे को जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है उनको अपना मॉडल समझ लेते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनना शुरू करते हैं या हेयर स्टाइल रखते हैं या फिर कुछ भी ड्रेसिंग सेंस हो गया या ईटिंग हैबिट्स व्हाटसोएवर, बच्चे उस चीज़ को खुद पर अप्लाई करते हैं कि हम उनके जैसा बन रहे हैं, ठीक है। मॉडल वो अपना डिसाइड कर लेते हैं। कुछ फॉर एग्जांपल टीचर्स को पसंद करते हैं बच्चे, टीचर्स कुछ फेवरेट होती हैं बच्चों की, है ना, तो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। टीचर्स को बोलते हैं कि मैम आप मेरे रोल मॉडल हो, तो वो रोल मॉडल क्या है? ये मॉडलिंग, यानी कि खुद आप उनके जैसा बनना चाहते हो या बनने की कोशिश करते हो। कोशिश किस तरह से करोगे? आप अपना बिहेवियर उस तरह से एग्जिबिट करोगे, ठीक है। हो सकता है क्लोथिंग स्टाइल्स हो, जो भी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं मॉडलिंग में सभी कुछ ये आता है। अब ये देखिए ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो ऑब्जर्व से रिलेटेड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को वाइकेरियस लर्निंग भी कहा जाता है। तो इन दोनों वर्ड्स में से अगर कोई भी आ गया, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये किसके रिलेटेड है? सोशल लर्निंग थ्योरी के। और ये थ्योरी किसके रिलेटेड है? एल्बर्ट बंडूरा के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इस चीज़ को हम कह सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 जो है मीडिएशन प्रोसेसेस के बारे में एल्बर्ट बंडूरा ने बताया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए वो 4 प्रोसेसेस हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अब इन चीज़ों को हम वन बाय वन समझते हैं। अटेंशन मीन्स किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको अटेंटिवली देखना, लुक एंड ऑब्जर्व। इसमें क्या आएगा? उसको देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि वो फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व, ठीक है। अगर आप किसी डांस को देख रहे हैं या किसी सिंगिंग को देख रहे हैं, कोई एक्ट देख रहे हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप उसको इमिटेट करना चाहते हैं या फिर उसको एज अ बिहेवियर एग्जिबिट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम उस चीज़ को देखकर सीखेंगे ना। तो सीखने तक का काम यहाँ पे नहीं है, अटेंशन में सिर्फ देखने का काम है, लुक एंड ऑब्जर्व, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई डांस कर रहा है पर्सन, तो आप उसको देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से लेग्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, किस तरह से हाथ जो है हवा में घूम रहे हैं, वो सब चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आती है रिटेंशन। जो चीज़ आपने देखी उसको आप कितनी देर तक याद रख पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया, आप सब चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो घर पे आके आप सोचते हैं कि यार उसके बारे में वो टॉपिक क्या पढ़ाया था, तो वो क्या है कि आपको कितना याद रहता है उसके बारे में, कितनी आप उसको रिटेंशन कर सकते हैं, कितना आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू रिमेंबर समथिंग या फिर रिमेंबर द वन यू हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है। जिस चीज़ को आप देख कर आए हैं वो आप कितनी देर तक उसको याद रख सकते हैं। देन इज रिप्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन कहते हैं। बेसिकली रिप्रोडक्शन मेनली यूज होता है, कई बार प्रोडक्शन आ जाए तो इसका मतलब भी क्या है? रिप्रोडक्शन। तो जो चीज़ आपने याद की आप अपने बिहेवियर में उसको एग्जिबिट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डांस स्टेप देखा, उसको समझा, फिर उसको याद किया, उसको करने की कोशिश आपने की। लेकिन इसमें भी एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल 100 साल का कोई बंदा है या फिर कोई फीमेल है, ठीक है, वो कोई डांस स्टेप्स देख रहे हैं या फिर कोई रेसिंग देख रहे हैं, जो उनके फिजिकली फिट ना होने के कारण वो नहीं कर पाएंगे। वो उसको देख भी लेंगे, उसको याद भी कर लेंगे, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एज फैक्टर या फिर फिजिकल फिटनेस ना होने के कारण। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन में क्या है? जो चीज़ आप सीखते हैं क्या आप उसको अप्लाई कर पाते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं, एग्जिबिट करते हैं अपने बिहेवियर में। क्लियर? देन द 4th स्टेप इज मोटिवेशन, यानी कि जो चीज़ आप एग्जिबिट कर रहे हैं रिएक्शन, उसका आपको क्या पॉजिटिव बिहेवियर सामने वालों की तरफ से मिल रहा है या फिर नेगेटिव बिहेवियर मिल रहा है। तो अगर देखिए जो चीज़ आप स्टेप्स कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम कहते हैं आपने किसी से सीखा और आप वो खुद कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड अगर आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है या फिर सामने वाला आपको पॉजिटिव ट्रेट शो करता है, तो आप मोटिवेट होते हैं और इस चीज़ को रिपीट करेंगे। अगर वो नेगेटिव
चीज़ मिलती है तो आप क्या होंगे, डीमोटिवेट होंगे और इस चीज़ को हो सकता है आप करना छोड़ दें। ठीक है, तो ये होती है मोटिवेशन की, जो चीज़ आपको जहाँ पे अप्रिशिएशन मिलती है तो उस चीज़ का आपको पॉजिटिव ट्रेट मिला तो आप उस चीज़ को रिपीट करेंगे या और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो चारों पॉइंट्स है ना, इस चीज़ को आपने सीक्वेंस में लर्न करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसका करेक्ट सीक्वेंस देखिए, जो भी बंडूरा ने ये 4 मेन पॉइंट्स आपको दिए हैं तो ये उल्टा पुल्टा करके लिख देते हैं। ये बिल्कुल सीक्वेंस में आएगा। सबसे पहले होता है अटेंशन, कि आप चीज़ों को लुक करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे। देन इज रिटेंशन, कितनी देर तक आप उसको याद रख सकते हैं ताकि आप उसको अप्लाई कर सके, यानी कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर आपका क्या फाइनल रिजल्ट आता है, मोटिवेशन आपको क्या मिलती है। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में आपको लर्न होने चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ ही इस थ्योरी को एक और नाम दिया जाता है या फिर एक सेंटेंस होता है, इट इज अ ब्रिज बिटवीन, इट इज अ ब्रिज बिटवीन कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थ्योरी। ये चीज़ अगर आपको कहीं लिखी हो तो इसका आंसर क्या है, आपकी एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये क्या एक्ट करता है, एक ब्रिज बिटवीन द कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थ्योरी। क्यों, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया था, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, जहाँ पर हमने कहा था कि एनवायरनमेंट और जो बंदे के पर्सनल फैक्टर्स होते हैं वो किस पर इफेक्ट डालते हैं, उसकी बिहेवियर पर। इसलिए ये इसको ब्रिज बोलते हैं, बिटवीन कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थ्योरी। ये चीज़ क्लियर हो गई। बस देखिए छोटी सी थ्योरी है लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का आता ही आता है। इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, अब हम वो भी चेकआउट कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सोशल लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं सोशल लर्निंग को, लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग या फिर ट्रायल एंड एरर लर्निंग या फिर लर्निंग थ्रू इमिटेशन एंड इनसाइटफुल लर्निंग। तो इसका आंसर होगा देखिए लर्निंग थ्रू इमिटेशन, क्योंकि हमने इसमें बात की है कि पर्सन एक ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है एंड देन मॉडलिंग होती है इसमें। तो लर्निंग थ्रू इमिटेशन, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बंडूरा द फर्स्ट आइटम इन द प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग इज। अब देखिए सीक्वेंस वाइज है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले था अटेंशन, देन इज रिटेंशन, देन इज रिप्रोडक्शन एंड फाइनली क्या था हमारे पास, मोटिवेशन। सो ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट आंसर, दैट इज अटेंशन। तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड क्या है या फिर लास्ट वाली ऑप्शन क्या है, तो वो हमें अगर सीक्वेंस अच्छे से पता है फिर हम डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं वो चीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, in Bandura's triadic reciprocal causation model, behavior is the result of interaction among personal characteristics, behavior and कौन सा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो 3 चीज़ें होती हैं, 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होती है बंदे के खुद के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनल फैक्टर्स, देन बिहेवियर और तीसरा होता है एनवायरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन 3 अगेन यहाँ पर क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल लर्निंग थ्योरी। हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी के साथ तो डेफिनेटली ये रिलेटेड है, तो एक ही ऑप्शन हमने टिक करनी है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर। तो देखिए हर पर्सन का नेम साथ में उसकी थ्योरी किसके साथ वो रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड एंग्रीली हिट्स अ प्लेमेट इन द सेम वे एज ही हैज़ बिन पनिश्ड एट होम, इट एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बच्चे ने अपने फ्रेंड को या फिर जो उसके साथ खेल रहा है उसको उसी ढंग से मारा जिस तरह से उसको घर पे पनिशमेंट मिलती है। तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, क्योंकि बच्चा वो चीज़ देखता है, सीखता है, उसको याद रखता है, फिर उसको अप्लाई करता है दूसरे लोगों पे या अपने फ्रेंड्स पे। ठीक है, सो ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट आंसर। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फसाइजेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, नेचर, नर्चर, अडेप्टेशन या फिर अमेंडेशन। तो देखिए नेचर पे तो इतना डिपेंड नहीं करता, नर्चर पर हमारी सोशल लर्निंग एम्फेसिस डिपेंड करती है, बच्चे की जो ब्रॉटअप है, ठीक है, किस तरह से वो बड़ा हो रहा है, किस एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है, तो ये क्या है नर्चर के अंडर आता है। सो ऑप्शन 2 क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंडूरा 4 कंडीशंस आर नेसेसरी इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो क्या है, अटेंशन,
देन रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो ये है ऑप्शन 3 में। सो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। सो देखिए थॉर्नडाइक, स्किनर एंड पेवलॉव इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो सब हम इस सेशन में देखेंगे। तो ओवरव्यू एक आप देख लीजिए। थॉर्नडाइक के जो एक्सपेरिमेंट का नाम है, थ्योरी का नाम है, उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? एक भूखी बिल्ली पर, यानी कि एक हंग्री कैट पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या था इनकी? एक हंग्री कैट, ठीक है। उसके बाद जो BF स्किनर हैं उनकी थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कह देते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट पर, और इनका एक अलग खुद का स्किनर बॉक्स, जो कहते हैं कि छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें सिर्फ एक चूहा जा सकता है या फिर एक पिजन जा सकता है, ठीक है। तो उतना सा इनका एक एक्सपेरिमेंट का बॉक्स था, उस पर इनका एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो था रैट पर। देन है पेवलॉव, इनकी कंडीशनिंग को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी है। और इनका सब्जेक्ट क्या था? किस पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था? इन्होंने किया था डॉग पर एक्सपेरिमेंट। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स, तीनों थ्योरीज हम आज इस सेशन में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरी पर, दैट इज़ गिवन बाय थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये थ्योरी किसने दी है? E.L. थॉर्नडाइक ने। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो देखिए ये जो थ्योरी दी है ना इन्होंने, ट्रायल एंड एरर, कंप्लीट इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी के बेस पर है कि ट्रायल करते हैं, उसमें एरर जनरेट होती है, फिर हम किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, फिर एरर जनरेट होती है। लेकिन ये प्रोसेस करते करते कोई एक ट्रायल ऐसा होता है जब एरर जनरेट नहीं होती, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं उस काम को करने के लिए जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स का कोई सम सॉल्व कर रहे हैं, आपने एक बार उसको सॉल्व किया, आप गलत कंक्लूजन पर पहुंच गए, फिर आपने सॉल्व किया, फिर आपका कंक्लूजन सही नहीं आया, लेकिन फाइनली कुछ अटेम्प्ट्स के बाद आपने कुछ डिफरेंट मेथड और ट्राई किया तो आपका जो आंसर था वो करेक्ट आ गया। तो वो आपका ट्रायल जो था वो क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। तो आपका वो जो रिस्पॉन्स था उसके रिलेटेड, यानी कि जो आपने अटेम्प्ट किया उसके रिलेटेड, यानी कि आपने जो एफर्ट्स की, ठीक है, उस आंसर तक पहुंचने के लिए या फिर उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, तो वो आपका क्या था? सक्सेसफुल ट्रायल, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए बेसिकली इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किया है कैट पर। कैट को इन्होंने एक केज में बंद कर दिया, एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। तो उसके केज के बाहर इन्होंने रख दिया एक बाउल में फिश। तो कैट उस फिश को खाना चाहती थी लेकिन केज था बंद, सिर्फ उसमें एक लिवर लगा हुआ था। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक लिवर लगा हुआ था, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब कैट क्या एक्शन करती है, क्या रिस्पॉन्स देती है, क्या स्टिमुलस है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए इनके एक्सपेरिमेंट में जो भी थॉर्नडाइक ने दिया है वो है SR, इसको मॉडल भी कह सकते हैं। S स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस, R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी कि कोई भी काम करने की आपकी कितनी ज़्यादा तीव्रता है या फिर कितनी ज़्यादा इच्छा है, कितने ज़्यादा आप ईगर हैं उस चीज़ को करने के लिए या फिर उस चीज़ को पाने के लिए, उसके बेसिस पर आपकी रिस्पॉन्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कैट है केज में बंद है, वो भूखी है बहुत टाइम से या फिर कुछ दिनों से कह लीजिए। तो उसका स्टिमुलस यहाँ पर क्या है? फिश, क्योंकि वो उस फिश को खाना चाहती है, उसको सामने नज़र आ रही है फिश, लेकिन वो पजल बॉक्स में बंद है। तो वो काफ़ी सारे हाथ पैर इधर उधर मारती है। जो उसका विजिबिलिटी एरिया है जहाँ से उसको फिश नज़र आ रही है, वहाँ पे भी अपने नाखून लगाती है कि मैं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। यानी कि वो कितने सारे ट्रायल्स करती है कि वो बाहर निकल आए। मल्टीपल ऑफ ट्रायल्स के बाद मल्टीपल ऑफ रिस्पॉन्स क्या करती है? वो एफर्ट्स टू गेट आउट ऑफ पजल बॉक्स, एफर्ट्स लगाती है ना। उसका रिस्पॉन्स क्या होता है स्टिमुलस के प्रति? कि वो एफर्ट्स करती है ताकि वो पजल बॉक्स से बाहर आए और वो फिश को खा ले। क्योंकि वो कैट क्या है, वो बिल्ली क्या है, बहुत टाइम से भूखी है। तो उसको भूख लगी है, सामने मछली दिख रही है, पकवान दिख रहा है, तो वो उसको खाने की कोशिश कर रही है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रही। तो इतने सारे ट्रायल्स करते करते एक फाइनल ट्रायल उसका ऐसा गया कि जो ये रेड वाला लिवर है उसने वो लिवर प्रेस कर दिया। उसको नहीं पता, उसने नोइंगली नहीं किया, तो उसने वो लिवर को प्रेस कर दिया और जो केज का डोर है, ठीक है, स्ट्रिंग्स घूमी और केज का डोर ओपन हो गया और कैट ने वो फिश खा ली। फिर से थॉर्नडाइक ने क्या किया? कैट को फिर से केज में बंद कर दिया। समझ लीजिए पहले 100 अगर अटेम्प्ट्स में उसने वो फिश
खाई है, ठीक है। 100 अटेम्प्ट्स के बाद उसका वो एक अटेम्प्ट आया जब उसने लीवर को प्रेस किया, फिर वो बाहर निकली, तो उसको फील होगा कि मैंने यहाँ पे इस एरिया में कहीं कुछ किया था, तो शायद वो डोर खुल गया। उसको नहीं पता कि मैंने लीवर को प्रेस किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो अटेम्प्ट्स करेगी उसी एरिया के आसपास करेगी, उसी तरह के मूवमेंट्स करेगी जो उसने फर्स्ट टाइम की थी जब उसका केज ओपन हो गया था, ठीक है। तो समझ लीजिए नेक्स्ट टाइम उसके 60 अटेम्प्ट्स के बाद वो एक ट्रायल फिर से आया जब उसका केज का दरवाज़ा खुल गया, उससे लिवर प्रेस हो गया, फिर उसको थोड़ा आइडिया होता है कि ये जो लिवर है यहाँ से कुछ ओपन होगा, तो उसके आसपास वो हाथ पैर मारने लगती है। तो फिर समझ लीजिए 30 ट्रायल्स के बाद या फिर कितने भी ट्रायल्स के बाद वो केज ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ की आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ़ फेलियर अटेम्प्ट्स कम होते हैं और सक्सेसिव रेट जो है वो बढ़ता जाता है किसी भी चीज़ को करने का। तो ये क्या है, एक तो बंदे में पूरी जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे वो चीज़ करनी है या मुझे वो चीज़ चाहिए। दूसरी क्या है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे फिर भूल जाएंगे कि कहाँ पर सही रिस्पॉन्स मिल रहा था, ठीक है। तो इफेक्ट वहाँ पर क्या मिला, पॉजिटिव मिला कैट को। जब उसने लिवर को प्रेस कर दिया तो वो केज से बाहर आ गई और उसने फिश को खा लिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। तो थॉर्नडाइक ने इसमें कुछ लॉज दिए हैं, दो कैटेगराइज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी लॉज एंड द अदर इज सेकेंडरी लॉज। सो देखिए, लॉज ऑफ लर्निंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट इज प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, फिर है सेकेंडरी या फिर सब ऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग। तो बिल्कुल प्राइमेसी वाले लॉज हैं ये प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स आपकी इच्छा किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। पहले हम अगर कुछ करना चाहते तो हम उस चीज़ के लिए क्या होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए। आप रेडी हो उस चीज़ को करने के लिए, तभी उस प्रॉपर फॉर एग्जाम्पल वो बिल्ली थी, ठीक है, भूखी बिल्ली थी, उसने फिश को खाना था, तो पहले उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, वरना वो बैठी रहेगी, फिश पड़ी है तो पड़ी रहे। जब तक वो खुद से उसकी अंदर से इच्छा नहीं जागती है, ठीक है, उस चीज़ को करने के लिए, तब तक कैसे कोई काम होगा, ठीक है, कैसे लर्निंग होगी जब तक बच्चे की खुद की इच्छा नहीं होगी। तो यही सारे लॉज देखिए इम्प्लीमेंट हुए हैं, ठीक है। एजुकेशनल सिस्टम में ये चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं। ये एक्सपेरिमेंट कैट पर दिखाया है, लेकिन और भी थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो ये एक्चुअल एजुकेशन पर इंप्लीमेंट होती हैं चीज़ें कि अगर कोई भी बच्चा जो है रेडीनेस नहीं है, वो रेडी नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, या फिर उसके अंदर उस चीज़ को करने की इच्छा नहीं है, तो वो अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे पाएगा। देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब इच्छा तो होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन अगर आप उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी जो टीचिंग कोर्स है, चाहे वो बीएड है, डीएलएड है, ठीक है, ईटी है, ठीक है, आपने ये कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने 2 साल का गैप डाल दिया, बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गए उस चीज़ के साथ, यानी कि आपने उस चीज़ को एक्सरसाइज नहीं किया, भले ही आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुके हो अपने टाइम के, ठीक है। तो 2 साल का ये जो गैप है ना, इसने आपकी उस चीज़ की प्रैक्टिस छुड़ा दी। आपने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तो आपके माइंड में से सब कुछ क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। पूरा अच्छे से फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको वो रीगेन होगा, या फिर समझ लीजिए नए सिरे से लर्निंग होगी उस चीज़ की, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स उस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके पॉजिटिव एफर्ट्स जो है, पॉजिटिव टूवर्ड्स द रिस्पॉन्स, आपका जो भी गोल है, जो एम है आपका उस चीज़ को करने का, उस चीज़ के पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल आप सीटेट का पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, सीटेट का पेपर दे रहे हैं या फिर पीटेट का पेपर दे रहे हैं, तो सबसे पहले रेडीनेस होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हमने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में चले गए और फिर हम सोचे कि हम भैया पास हो जाएं, बिना पढ़े कैसे हो जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपके ट्रायल एंड एरर थ्योरी ज़रूर काम कर सकती है, लक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करके करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, पहले आप खुद प्रिपेयर होने चाहिए अंदर से कि मैंने ये चीज़ कंप्लीट करनी है। हमने सीडी की भी क्लासेस लगानी है, सारे एमसीक्यूज़, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये रेडीनेस है आप लोगों की। मेरी रेडीनेस क्या है कि मैंने एक एक टॉपिक आपको करवाना ही करवाना है। उसके बाद एक्सरसाइज क्या होती है कि जब कोई टॉपिक मैं आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए लेकर आती हूँ, तो एक बार पॉइंट्स जो हेडिंग्स होती हैं कि ये हेडिंग ये टॉपिक के अंदर पढ़ानी है, ये मिस ना हो जाए, ठीक है। तो एक्सरसाइज यानी कि आप उसकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार उस चीज़ को स्टडी करेंगे। एक बार आप पढ़ ली, एक पेपर के टाइम में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। किसी चीज़ का कितना प्रभाव पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ लेकर जा रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
ठीक है। अगर नेगेटिव की तरफ लेकर जा रही है तो आप उस चीज़ को छोड़ देंगे, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ेंगे ना। एक्सरसाइज में भी देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है यूज़, एक होती है डिसयूज़। एक्सरसाइज में जो चीज़ों की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल आप सीडीपी आपकी फेवरेट बन गई है, ठीक है, सीडीपी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो सीटेट का पेपर है उसमें और भी तो सेक्शंस हैं, मैथमेटिक्स है, ठीक है, आपका साइंस है या फिर एसएसटी है, इंग्लिश है, आपकी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आप सिर्फ सीडीपी को पढ़ते रहेंगे, इसमें तो आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन बाकी सेक्शंस कहाँ गए, उनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी कि वो चीज़ आपकी हो गई डिसयूज, जिसको आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ये चीज़। उसके बाद है लॉ ऑफ इफेक्ट की, कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है वो सेशन या फिर वो चीज़, वो आपके एफर्ट्स, आपका रिस्पॉन्स जो आप कर रहे हैं अपने स्टिमुलस को अचीव करने के लिए। यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या है, ठीक है, हम ये सीडीपी की क्लासेस लगा रहे हैं, स्टिमुलस क्या है, हमें किस चीज़ की भूख है यहाँ पर, कि हमारा सीटेट का पेपर है, पीटेट का पेपर है, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का टेट का एग्ज़ाम है, ये हमारा अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए, हम इस चीज़ को क्वालिफाई कर जाएं विद गुड मार्क्स। सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं, 90 से अबव लेना नहीं, लेकिन 110 प्लस मिनिमम हम इतना स्कोर कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज़ की यहाँ पर हमें भूख है कि हम इसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ, ये स्टिमुलस है। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है कि हम ये थ्योरीज अच्छे से पढ़ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो अच्छे से कर रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट इसमें छूट ना जाए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ये तो थे प्राइमरी लॉज। अब हम देखते हैं सब ऑर्डिनेट या फिर सेकेंडरी लॉज क्या है। सबसे पहले है मल्टीपल रिस्पॉन्स। जैसे आपने देखा बिल्ली ने सबसे पहले 100 रिस्पॉन्स दिए, लेकिन एक रिस्पॉन्स था जो उसको पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेकर गया, ठीक है। उसी तरह हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो काफ़ी सारे मल्टीपल रिस्पॉन्सेज करते हैं। अगर हम कुछ करेंगे तभी तो रिस्पॉन्स आएगा ना। मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि मल्टीपल एफर्ट्स करते हैं किसी चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं, तब जाकर हमें कोई एक रिस्पॉन्स या फिर कुछ रिस्पॉन्सेज मिलते हैं जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ खींच कर लेकर जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर करेक्ट रिस्पॉन्स की तरफ जाने के लिए, करेक्ट रिजल्ट की तरफ या फिर करेक्ट आउटपुट की तरफ जाने के लिए हमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेज करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको ये थ्योरी आपने बुक में पढ़ी, आपको नहीं समझ में आई, आपने ये सेशन देखा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गई। इट मीन्स आपने मल्टीपल रिस्पॉन्सेज किए, पहले अपने बुक में से पढ़ी या फिर अपने किसी फ्रेंड से समझी, टीचर से समझी, आपको नहीं समझ में आई, आपने यूट्यूब पर कोई भी ऐसा सेशन देखा जहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई, तो ये आपका मल्टीपल रिस्पॉन्स में से ये एक रिस्पॉन्स ऐसा रहा जहाँ पर आपका गोल क्या है, फुलफिल हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स करने पड़ते हैं। देन इज लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। एनालॉगी से मतलब क्या है कि आपने पहले से कुछ सीखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्कुल डिफरेंट सी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में आपने किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, फिर डिबेट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। डिबेट में आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको टॉपिक जो है ऑन द स्पॉट दिया उन्होंने, तो उनका टॉपिक आ गया फॉर एग्जांपल विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट टॉपिक आपको मिल गया पहले, तो आपने उस पर प्रिपेयर कर रखा है ऑलरेडी। फिर आपको नेक्स्ट टाइम जब आप कॉलेज में गए तो आपको इंस्टेंट टॉपिक फिर से वही मिल गया। इट मीन्स इस चीज़ की लर्निंग आपकी पहले से हुई पड़ी है, तो आपने वही सारा मटेरियल अपने माइंड में रिकॉल किया और यहाँ पे डिबेट में उसको यूज़ किया। तो ये क्या है, एनालॉगी। जो चीज़ आपको पहले से पता है उसको आपने फिर से यूज़ किया। क्लियर हो गई ये चीज़। देन इज सेट और एटीट्यूड। लॉ ऑफ सेट और लॉ ऑफ एटीट्यूड। अब देखिए किसी चीज़ को करने का आपका एटीट्यूड किस तरह से है। एटीट्यूड या तो आपका पॉजिटिव होगा या होगा नेगेटिव। अगर देखिए कोई चीज़ आप लर्न करना चाहते हैं लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपको फोर्सफुली लर्न करवाना चाहता है, या फिर समझ लीजिए आपका एटीट्यूड नेगेटिव है उस चीज़ की तरफ, रीज़न बीइंग एनीथिंग, तो क्या आप वो चीज़ अच्छे से लर्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो पहले एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड किस तरह का है उस चीज़ को करने का, ठीक है। तो उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग किस तरह से होगी। देन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि देखिए एनालॉगी और एसोसिएटिव में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एनालॉगी क्या है कि प्रीवियस आपको कुछ पता था उसको आपने
यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन एसोसिएट में क्या होता है, एसोसिएट करना जो ये वर्ड है वही इसका मीनिंग है कि प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़कर उसको फर्दर यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल आपने ये 3 लॉज पहले से पढ़े हुए थे, सेकेंडरी लॉज आपने आज के सेशन में देखे, तो आपने इनको क्या किया, एसोसिएट कर दिया कि प्राइमरी लॉज ये थे, सेकेंडरी लॉज ये हैं, तो इनको एसोसिएट करके आप एक नई आपके माइंड में स्कीमा जनरेट हो गया या फिर इंफॉर्मेशन जनरेट होगी जो लर्निंग का आउटकम है। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव। देन इज प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स कह लीजिए या फिर इसको पार्शियल एक्टिविटी कह लीजिए या फिर आप इसको डिस्पोजिशन कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको लर्न करवाई जाती है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या तो थोड़ा थोड़ा करके करवाएं, या फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब सारी चीज़ तो काम की नहीं होती है ना, हम कॉलेज में भी हमें कुछ टॉपिक्स कटवा देते हैं बुक में, सारा सिलेबस नहीं करते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स हम करते रहते हैं। तो वो क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पार्ट्स में लर्निंग करनी ईजी रहती है। ये चीज़ क्लियर हुई। बस यही है ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। तो ये लॉज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, जो इसकी सोशल लर्निंग थ्योरी थी ना थॉर्नडाइक की, तो वहाँ पर हम ये लॉज भी कर चुके हैं। तो इसमें सेकेंडरी लॉज आपके फर्दर क्या हो गए, एसोसिएट हो गए आपके मेमोरी में यहाँ पर। ये चीज़ क्लियर है बच्चों, इसमें कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय B.F. स्किनर। देखिए इस थ्योरी का अनदर नेम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को। तो ये थ्योरी किसने दी है, B.F. स्किनर ने। और इनकी थ्योरी का जो मेन चीज़ है कि ये बिलीव करते हैं मेथड्स ऑफ गिविंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, ताकि बिहेवियर में बच्चों के चेंजेस आ सकें। जो अच्छा बिहेवियर शो करते हैं, जो अच्छा एक्शन करते हैं, उनको रिवॉर्ड देना, उनको मोटिवेट करना कि वो एक्शन को रिपीट करें, दोबारा से करें, ठीक है। जब हम बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं या फिर बच्चा कोई अच्छा काम करता है, अच्छा डांस करता है, कुछ भी ऐसा करता है जो अप्रेजल चाहता हो, ठीक है, तो उसको हम रिवॉर्ड देते हैं, कुछ अच्छी हम कह सकते हैं उनके बारे में अच्छा बोलते हैं क्लास में, या फिर उनको चीयर अप करते हैं, क्लैपिंग करते हैं बच्चे के लिए, या फिर रिवॉर्ड देना सिर्फ कोई हाथ में प्राइज़ पकड़ाना नहीं होता, क्लास में क्लैपिंग करवाना, बच्चे को सामने खड़ा करके उसके बारे में अच्छा बोलना, दैट इज़ ऑल्सो रिवॉर्ड। तो अगर कोई बच्चा बुरा काम करता है या फिर किसी के मार्क्स कम आते हैं, कोई होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आया है, तो वो क्या होता है कि उसको इस हद की पनिशमेंट देना कि आगे से वो चीज़ रिपीट ना करे, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर रिपीट ना करे, ठीक है। तो ये क्या है, स्किनर की थ्योरी का मेन फंडा है। इट यूजेस द मेथड्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। अब देखिए जो B.F. स्किनर है ये भी थॉर्नडाइक के जो लॉज ऑफ इफेक्ट है इन पर बिलीव करते हैं। तो इसी लॉ के बिहाफ पर दो बहुत मेन पॉइंट्स है जो इस थ्योरी के अंदर हैं, दैट इज रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जो हमने ये बात की है। अब बच्चे को रीइंफोर्समेंट किस तरह से मिलेगी, रिवॉर्ड्स के थ्रू। रीइंफोर्समेंट मींस कोई काम बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको हम मोटिवेट करते हैं, या फिर एग्ज़ाम में बच्चे के जब बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं कि तुम इसमें 90% लेकर आओ तो हम तुम्हें गिफ्ट दिलाएंगे या फिर साइकिल दिलाएंगे, टैब दिलाएंगे, है ना। तो वो क्या होता है, रीइंफोर्समेंट, कि बच्चे को कुछ करने के प्रति और ज़्यादा मोटिवेट करना, रीइंफोर्स करना, ताकि बच्चा डबल फोकस के साथ, डबल अपनी कंसंट्रेशन के साथ उस चीज़ की तरफ बढ़े, ठीक है। तो पनिशमेंट क्या होता है कि बच्चा जब अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो करता है या फिर जो उसकी आउटपुट है वो सही नहीं है या फिर बिहेवियर सही नहीं है, तो बच्चे को पनिशमेंट दी जाती है ताकि वो जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है वो एलिमिनेट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और वो पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ बढ़ पाए। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अब रीइंफोर्समेंट में मॉडिफिकेशन किस तरह से होते हैं कि जो बिहेवियर बच्चा एग्जिबिट कर रहा है उससे और बेहतर हो पाए, और पनिशमेंट में क्या होता है कि जो गलत बिहेवियर शो कर रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ बढ़े, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ शिफ्ट हो। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब री इन्फोर्समेंट में फर्दर दो तरह की री इन्फोर्समेंट होती है, फर्स्ट होती है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड देन इज नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। अब देखिए पॉजिटिव में क्या होता है कि बच्चा कोई चीज़ चाहता है, फॉर एग्जांपल बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड मिल गया, बच्चा वो चीज़ डिज़ायर कर रहा था, ठीक है, डिज़ायर, बच्चे ने जो चीज़ चाही उसको वो रिवॉर्ड मिल गया, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव क्या होता है कि बच्चा
जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो एक टाइम पर उसने शो किया, उसके बाद उसने वो बिहेवियर शो करना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो री इन्फोर्समेंट नेगेटिव क्या होगी कि बच्चे के पास फॉर एग्जांपल उसको आपने फ़ोन दिया हुआ था, फ़ोन उससे टेम्परेरीली छीन लिया कि अब तुम्हारे इस बार पेपर में मार्क्स कम आए हैं तो फाइनल में तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओ, फिर आपको ये हम वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, जो बच्चा नहीं चाहता है, ठीक है। बच्चा तो नहीं चाहता कि हमसे फ़ोन छीना जाए, तो ये टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए हम बच्चे से कुछ चीज़ छीन लेते हैं या फिर होल्ड पर रख लेते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर उसको वापस रिपीट, जब बच्चा वो बिहेवियर रिपीट करता है जो डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है, ठीक है, यानी कि मार्क्स अच्छे ले आए या फिर कोई वो मिस्टेक्स कर रहा है वो नहीं कर रहा, तो वो क्या होता है कि हम उसको वो चीज़ उसकी जो है लौटा देते हैं। तो वहाँ पर इसको हम कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ बच्चे ने डिज़ायर नहीं की होती, अनडिज़ायर्ड होती है ये बच्चे की तरफ से, ठीक है। उसके बाद है पनिशमेंट। पनिशमेंट कब मिलती है, जब हम किसी बिहेवियर को रोकना चाहते हैं। री इन्फोर्समेंट कब होती है, जब हम चाहते हैं कि कोई बिहेवियर बच्चे का रिपीट हो। लेकिन पनिशमेंट कब मिलती है, जब किसी बच्चे का कोई बिहेवियर हम रोकना चाहते हैं, ठीक है, तब पनिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव पनिशमेंट कब होती है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा होमवर्क नहीं करके आया, ठीक है, होमवर्क बच्चे ने नहीं किया तो टीचर ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, उसको पनिश कर दिया, ये क्या हुई, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। बच्चा ये तो नहीं चाहेगा कि उसको होमवर्क और ज़्यादा दिया जाए, ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा होमवर्क देने का मतलब है कि आगे से वो ध्यान रखेगा, ये पनिशमेंट मिल गई उसको कि अगर होमवर्क नहीं करके आओगे, 1 पेज दिया था तो 5 पेज लिख कर लेकर आने हैं, ठीक है। तो ये हो गई पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट थोड़ी हम कह देते हैं हार्श पनिशमेंट या फिर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है। कोई बच्चा ज़्यादा ही अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो करता है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स कम आना वो कोई और बात है, लेकिन फेल हो जाना वो क्या है, तब बच्चे को नेगेटिव पनिशमेंट दी जाती है। फॉर एग्जांपल बच्चे का कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है या फिर सारा टाइम फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो बच्चों से फ़ोन परमानेंटली छीन लेना कि अब आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, अब आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चे से परमानेंटली फ़ोन छीन लेना काफ़ी देर तक, तो वहाँ पर नेगेटिव पनिशमेंट होती है ये, ठीक है। लेकिन ये चीज़ को मोटिवेट किया जाना चाहिए, पनिशमेंट को कम करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसे ही सिचुएशंस है जहाँ पे पनिशमेंट देनी ज़रूरी है वो बात अलग है, लेकिन री इन्फोर्समेंट क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ होती है, पनिशमेंट अवॉइड करनी चाहिए। री इन्फोर्समेंट से ही बच्चे की इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। बस यही थ्योरी है स्किनर की, इस चीज़ का आपको समझ में आ गया। तो देखिए इसने जो एक्सपेरिमेंट किया है रैट पर, अब एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। रैट को एक इसने स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पर एक लिवर था, अगर वो रैट उस लिवर को प्रेस करता तो उसको फूड मिल जाता था, लेकिन वहाँ पे अगर रेड बटन को प्रेस करता तो उसको हल्का सा करंट लगता था, ठीक है, माइल्ड करंट लगता था। तो ये चीज़, लेकिन रैट को तो नहीं पता था कि अगर मैं लिवर प्रेस करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा, या फिर अगर रेड बटन प्रेस कर दिया तो मुझे करंट लगेगा। लेकिन जब वो एक्शन रिपीट करता गया, बार बार रिपीट करता गया, तो उसको पता लग गया कि अगर मैंने ये लिवर प्रेस किया था तो मुझे खाना मिला था, लेकिन अगर मैंने रेड बटन प्रेस कर दिया तो मुझे हल्का सा करंट लगा है। तो वो एक्शन रिपीट करेगा जिससे उसको खाना मिला है, और वो एक्शन वो स्टॉप करेगा जिससे उसको करंट लगा था। तो यही है फंडा री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट का। तो एक्सपेरिमेंट मैंने पहले इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये चीज़ें पहले मैं आपको क्लियर करवाना चाहती थी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, गिवन बाय पावलोव। अब देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय पावलोव, और इनका सब्जेक्ट क्या था, एक डॉग के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि एक डॉग है, ठीक है। कंडीशनिंग यहाँ पर लगाई जाती है कि पहले वो देखते हैं कि जब डॉग को उन्होंने फूड दिखाया, ठीक है, तो डॉग ने क्या किया, सलाइवेशन हुई, यानी कि लार टपकाई, ठीक है, जब उसको फूड दिखाया गया। इसको कहते हैं हम बिफोर कंडीशनिंग, कोई अभी कंडीशनिंग नहीं लगाई, सिर्फ खाना दिखाया तो डॉग ने, कुत्ते ने क्या किया, अपनी लार टपकाई, यानी कि सलाइवेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बेल बजाई तो नो रिस्पॉन्स, कोई सलाइवेशन नहीं हुआ, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यानी कि बेल क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। डॉग सलाइवेशन कब करता है, जब उसको फूड दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये है बिफोर कंडीशनिंग का सीन। 3 स्टेजेस हैं समझ लीजिए इसमें। स्टेज 1 है जहाँ पर कंडीशनिंग अभी नहीं की, कुत्ते को खाना दिखाया तो उसने सलाइवेशन की, जब उसके सामने बेल बजाई गई तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इट मीन्स ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है। उसके बाद क्या किया गया,
कंडीशनिंग की गई, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ कि बेल बजाई, साथ के साथ उसको खाना दिया। बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ही ये होता है कि आप एक्शंस को इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट करें कि हम उन दोनों चीज़ों को एक साथ रिलेट करके समझें। जैसे यहाँ पे क्या था कि बेल बजाई, साथ के साथ उसको खाना दे दिया, तो यहाँ पे डॉग ने क्या किया, सलाइवेशन की, तो यहाँ पर जो बेल है उसके साथ के साथ फूड दे दिया। इट मीन्स यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग हुई है कि बेल बजाने के बाद कुछ ही सेकंड्स का डिफरेंस भी नहीं डाला, साथ के साथ फूड दे दिया। तो डॉग को यहाँ पर क्या लगा कि जब बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, तो उसने सलाइवेशन किया। अब आफ्टर कंडीशनिंग जब ये चीज़ रिपीट हुई तो उसने क्या किया, जब बेल बजी उसको खाना नहीं दिखाया, सिर्फ बेल बजते ही डॉग ने सलाइवेशन की, क्योंकि उसको पता था कि बेल बजते सार मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेल को क्या बोलेंगे, कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस और सलाइवेशन, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स दिया है ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहाँ पर डॉग कंडीशनड हो चुका है कि जब बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। मैं एग्जांपल आपको स्कूल के बच्चों की भी दे देती हूँ। जब रिसेस टाइम होता है ना, बच्चों का भी तो रिसेस टाइम होता है, तो बेल बजती है ज़ोर से, तो बच्चे क्या है, कंडीशनड हो चुके हैं वहाँ पर कि जब बेल बजेगी हम खाना खाएंगे, तो उन्हें तभी भूख लगने लग जाती है। जैसे ही बेल बजती है ना, तो वो वेट ही नहीं कर पाते कि हम अपना टिफ़िन कब खोलें और कब खाएं। ऐसे तो नहीं है कि उनके टिफ़िन उनके सामने लाकर रख दिए जाते हैं। बच्चों को पता होता है कि हमारा ब्रेक टाइम हो गया, ब्रेक की बेल बजी है, तो फटाफट सब कुछ छोड़ छाड़ के भागते हैं टिफ़िन की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग का सीन है। उसके बाद ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है कि बेल बजाई, साथ के साथ खाना दिया, तो डॉग ने सलाइवेशन किया। देन आफ्टर कंडीशनिंग बेल बजाई तो सलाइवेशन हुआ। इसी तरह से लर्निंग में भी क्या होता है कि हम बच्चों को कंडीशन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एप्लीकेबल है एक्चुअल लर्निंग सिचुएशंस में भी। तो फ्रेंड्स, ये थी पावलोव की थ्योरी। बिल्कुल छोटी सी थ्योरी है, सिर्फ हमारी जो थॉर्नडाइक की थी उसमें लॉस थे, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बिल्कुल छोटी छोटी थ्योरीज हैं। लेकिन यही थ्योरीज आपकी बहुत स्कोरिंग हैं, पूरे 5 नंबर आपको ये दिलाने वाली हैं। अब हम इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने, और इसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कह सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next question number 2, which type of response must be paired with neutral or conditioned stimulus in order for it to be considered classical conditioning? So देखिए, जब स्टिमुलस जो है वो कंडीशनड होगा तो जो रिस्पॉन्स होगा वो भी कंडीशनड होना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर, दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो हमें पता है 3 लर्निंग के लॉज दिए हैं थॉर्नडाइक ने। सो ऑप्शन सी 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज कम अंडर द प्राइमरी लॉ ऑफ। तो देखिए, प्राइमरी लॉ में ऐसा कौन सा लॉ था जिसमें हमने लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज को डिस्कस किया था, दैट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे वो यूज बन जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो डिसयूज बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज, कौन सी कंडीशनिंग थ्योरी है ये लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये दी थी स्किनर ने, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पर परफॉर्म किया था थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट, उसने परफॉर्म किया था भूखी बिल्ली पर, यानी कि ऑप्शन बी कैट इज द करेक्ट आंसर हेयर। Which one of the following is a subordinate law regarding the learning process as proposed by Thorndike? तो subordinate laws कौन से हैं? हमने 5 subordinate laws डिस्कस किए थे, जिसमें से एक है law of associative shifting, ठीक है। तो ऊपर वाले जो 3 दिए हैं ये तीनों तो प्राइमरी लॉज हैं, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ री-इन्फोर्समेंट। अब देखिए, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में हमने डिस्कस किया था रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का फंडा था उसमें, री-इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट्स का। सो इसका आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर कंडक्टेड हिज स्टडीज ऑन फॉलोइंग। तो देखिए, हमने जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है वो है रैट्स पर, लेकिन स्किनर ने अपनी जो स्टडी है ये पिजन्स पर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी, रैट्स एंड पिजन्स। Now moving on to the next question and the final question of this series, reinforcements
डैश अ टारगेट बिहेवियर वेयरएज पनिशमेंट डैश अ टारगेट बिहेवियर। तो रीइंफोर्समेंट से क्या होता है, एनहांस होता है ना बिहेवियर किसी भी टारगेट का, इट मीन्स इंक्रीज आएगा यहाँ पर, और पनिशमेंट किसी बिहेवियर को डिक्रीज करती है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। है हमारी एक फाइनल लर्निंग थ्योरी रहती है, दैट इज इनसाइट लर्निंग थ्योरी, या फिर इसको गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी हम कंप्लीट देखने वाले हैं, साथ ही में इसके करेंगे हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसी सेशन के अंदर, और यहाँ पर हमारा लर्निंग का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ स्टार्टिंग विद द लर्निंग थ्योरी, दैट इज इनसाइट लर्निंग थ्योरी, या फिर इसको गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए इट मीन्स द सेम। ये थ्योरी किसने दी है, वॉल्फगैंग कोलर ने। तो कोलर के नाम से फेमस है ये थ्योरी की कोलर्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गेस्टाल्ट लर्निंग को किसने प्रपाउंड किया, थ्योरी की बात मैं नहीं कर रही फिलहाल, गेस्टाल्ट लर्निंग सिर्फ इतना पोर्शन। ठीक है, गेस्टाल्ट लर्निंग को किसने प्रपाउंड किया, सबसे पहले ये चीज़ किसने लेकर आए सामने, तो वो है मैक्स वर्दमेयर। ठीक है, ये चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। थ्योरी किसने लेकर आए हैं, दैट इज कोलर, लेकिन गेस्टाल्ट लर्निंग के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी है, दैट इज वर्दमेयर ने। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, तो ये बिल्कुल आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस चीज़ पर क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोलर को टिक कर देते हैं, और आंसर में आपको ये दोनों नेम्स दिए होंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपने देखना है कि थ्योरी पूछी है या फिर लर्निंग के बारे में पूछा है, कि सबसे पहले ये लर्निंग का कंसेप्ट जो है किसने दिया था, या फिर ये चीज़ किसने प्रपाउंड की है, तो वो आंसर है वर्दमेयर। लेकिन अगर पूछा जाए गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी या फिर इनसाइट लर्निंग थ्योरी ये किसने दी है, दैट इज बाय कोलर। ठीक है, क्लियर हो गई। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते जाएंगे, ताकि जो एमसीक्यूज़ हमारा टारगेट है कि हम एमसीक्यूज़ में अपना सही आंसर को करेक्ट कर पाएँ। अब देखिए, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स किन पर किए, एक्सपेरिमेंट किए एप्स पर, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एप। ठीक है, जैसे हमने थॉर्नडाइक का किया था, स्किनर का किया है ना पिछली थ्योरी में, तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एप्स, चिंपैंजी, ये चीज़ों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इनसाइट लर्निंग, सबसे पहले गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स होल, कंप्लीटली किसी सिचुएशन को देखना, उसके अंदर जो भी फैक्टर्स इंटर रिलेटेड है सभी को समझकर एक सिचुएशन को पूरा कंप्लीटली ऑब्जर्व करना। ठीक है, या फिर अगर हम पर्सन की भी बात कर लें तो हम ओवरऑल कैसे बोलते हैं कि यार वो पर्सन अच्छा है, उसकी नेचर अच्छी है, ये तो नहीं कहते कि उसके लंग्स अच्छे हैं, उसकी किडनी खराब है, या सो एंड सो। ठीक है, ऐसा कुछ तो बात नहीं करते हैं ना, हम ओवरऑल एक पर्सन को जज करते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, वो गुड पर्सन है, ठीक है, वो हेल्पफुल पर्सन है, तो वो कंप्लीट बात करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसका हाथ हेल्प करता है या उसकी टांग ज़्यादा चलती है, इस तरह से हम बातें नहीं करते। तो ये क्या कहते हैं कि लर्निंग क्या होनी चाहिए, एज अ होल, कंप्लीट सिचुएशन को देखकर उसका क्या फाइनल रिजल्ट निकालना है, हमको क्या सोल्यूशन निकालना है, वो चीज़ की तरफ ये फोकस करते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट का मीनिंग समझ में आ गया। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे आपको कंप्लीट पार्ट नजर आए, होल या फिर टोटल पैटर्न। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गेस्टाल्ट। अब इनसाइट की बात करें तो ये है अंदर की बात, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनसाइट लर्निंग मीन्स यहाँ पे होती है सडन लर्निंग, एकदम से आपके माइंड में कोई सोल्यूशन आ जाए किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड, आप कहीं रास्ते पर फंस गए हैं, ठीक है, तो आप याद कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता सही डायरेक्शन में आपको लेकर जाता है, तो आप पिछले इंस्टेंसेस याद कर रहे हैं, एकदम से आपके माइंड में सोल्यूशन आया कि हम डायरेक्शन देखते हैं, हमें पता है ईस्ट साइड में जाना है, तो आपने कॉम्पास निकाला, ठीक है, और वहाँ से ईस्ट साइड देखा, आप उस तरफ बढ़ते चले गए। ठीक है, तो इंस्टेंट जो आपके माइंड में सॉल्यूशंस आते हैं या फिर आपका दिमाग जो इंस्टेंट सोचता है, सडन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनसाइट लर्निंग। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये हमारी परसेप्शंस को भी ऑल्टर कर सकता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं, इंस्टेंटली हमारे माइंड में कोई थॉट आया तो वो नज़रिया हमारा बिल्कुल ही बदल जाता है चीज़ों को देखने का। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक की, उसमें ये बिलीव नहीं करते हैं कि हर चीज़ ट्रायल एंड एरर के साथ नहीं होती, सडन लर्निंग जो है वो ज़्यादा बेटर होती है, या फिर इस चीज़ को ये डिसअग्री करते हैं या फिर इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, देन सडन ग्रास्पिंग ऑफ सॉल्यूशन, वही कि एकदम से झट से आपके माइंड में सॉल्यूशन आ जाता है, इसको हम आहा मोमेंट भी कहते हैं। आपने काफ़ी जगह ये पढ़ा होगा, आहा, यस यही तो करना था हमको, यही तो सोल्यूशन था। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको आहा मोमेंट भी बोलते हैं कि एकदम से कोई सोल्यूशन माइंड में आ जाता है। देन अब इनसाइट लर्निंग होती क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू विजुअलाइज प्रॉब्लम,
अब प्रॉब्लम को समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। हम कहते हैं ना कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि उसके अंदर लिखना क्या है, तो आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉल्व हो गया। तो आधी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाती है अगर आप उसको सही ढंग से देखेंगे तो, ठीक है। विजुअलाइज प्रॉब्लम्स एंड द सोल्यूशन इंटरनली, ठीक है। सोल्यूशन उसका इंटरनली यानी कि हमारे माइंड में ही उसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, एकदम से सॉल्यूशन निकल कर आया। ये चीज़ पता लगी इनसाइट लर्निंग के बारे में। अब देखिए, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, वो काफ़ी सारे एप्स पर या चिंपैंजीज पर किए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट चिंपैंजी था उसका नाम उन्होंने रखा था सुल्तान, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट थे उनमें से सक्सेसफुल कौन होता था? सुल्तान। बाकी सभी चिंपैंजी फेल हो जाते थे, समझ लीजिए। तो इसलिए सुल्तान का जिक्र यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिस चिंपैंजी पर कोलर ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो सक्सेसफुल हुए, उसका नाम क्या है? वो है सुल्तान। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि सुल्तान को एक बड़ी सी केज में रख दिया और उसकी केज की छत से ना बनानाज हैंग कर दिए नीचे की तरफ। लेकिन चिंपैंजी और बनानास का डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि अगर वो जंप भी करे तो भी उसको नहीं पकड़ पाएगा। तो वहाँ पर क्या पड़ा था? कुछ स्टिक्स पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने देखना क्या था कि अगर इन स्टिक्स को जोड़ कर बनानास की तरफ फेंका जाए या फिर उससे टक्कर मारी जाए या फिर किसी तरह से भी वो हुक लगी होगी तो वो नीचे खींच सकता है बनानास को खाने के लिए, ठीक है। तो फिर सुल्तान ने क्या किया? स्टिक्स को देखा कि स्टिक्स पड़ी हैं, उनको जोड़ा और बनानास को ले लिया, नीचे खींच लिया, ठीक है। तो ये क्या है? यूज्ड पेयर ऑफ स्टिक्स। अब इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाया गया। तो क्या किया? एक्सपेरिमेंट 2 में सिचुएशन सेम है, सुल्तान को केज में डाला, बनानास को हंग कर दिया, ऊपर से लटका दिया नीचे की तरफ, और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब रूम में स्टिक्स नहीं थी, 2-3 बॉक्सेस पड़े थे, वो भी अलग अलग डायमेंशंस के। तो वो देखना चाहते थे कि क्या सुल्तान उन तीनों बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रख कर, इतना उसमें दिमाग है कि वो एक दूसरे के ऊपर रखकर वो हाइट मेंटेन कर ले कि वो बनानाज ले पाए। तो बाकी सारे चिंपैंजीज इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए, उनका ध्यान नहीं गया या वो सोच नहीं पाए इस लेवल तक कि हम ये चीज़ क्या कर सकते हैं कि जो बॉक्सेस हैं 2-3 पड़े हैं अलग अलग बिखरे, उनको एक जगह पर बिल्कुल बनानास के नीचे रखा और उसके ऊपर खड़े होकर फिर बनानास को तोड़ लिया, ठीक है। तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 2। और दोनों एक्सपेरिमेंट्स में कौन सक्सेसफुल रहा उसका नाम है चिंपैंजी का सुल्तान। क्लियर हो गई ये चीज़? बस इतनी ही ये थ्योरी है। थ्योरी में मेन चीज़ें आपको क्या याद रखनी है? एक तो एक्सपेरिमेंट किस पर किया? एप्स पर। दूसरा, गेस्टाल्ट लर्निंग प्रोपाउंड किसने की? वर्दमेयर ने। और गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी किसने दी? वो दी है कोलर ने। तो एक्सपेरिमेंट जिस पर किया उसका नाम क्या है? सुल्तान, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। बाकी इनसाइट लर्निंग का मीनिंग आपको पता लग गया, गेस्टाल्ट का मीनिंग पता लग गया एज अ होल। बस यही मेन पॉइंट्स हैं इसमें। इसके बाद देखिए इसके प्रिंसिपल्स हैं गेस्टाल्ट थ्योरी के। तो लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, देखिए प्रिंसिपल्स में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ आपको इनके नेम्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं कि ये प्रिंसिपल गेस्टाल्ट थ्योरी का है या नहीं है, तो नेम्स आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, इसमें कुछ 2-3 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इसका मतलब क्या है कि ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स दैट अकर क्लोज टुगेदर एज पर पैटर्न्स, जिनके पैटर्न्स पर सिमिलैरिटी हो, ठीक है, पैटर्न्स के फॉर्म में, तो वो क्या होता है? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। उसके बाद है लॉ ऑफ प्रग्नांस, या फिर इसको लॉ ऑफ सिमिट्री भी कहते हैं, लॉ ऑफ गुड फिगर भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम चीज़ों को सिमिट्रिकली देख सकते हैं। मीन्स वी हैव टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई टू मेक द फिगर बैलेंस्ड और सिमिट्रिकल। ये दोनों में से पूछा जाता है। उसके बाद देखिए लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन है। ये किसके साथ रिलेटेड है कि सिमिलर डायरेक्शन के साथ हम चीज़ों को परसीव करें, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन में पूछा जाए, इट मीन्स सिमिलर डायरेक्शंस। उसके बाद है लॉ ऑफ क्लोजर, देन इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है? हम सिमिलर चीज़ों को ग्रुप करके उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सिमिलर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो थे देखिए लॉज जो हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बेसिकली अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। So the first question is, Kohler's ape experiments demonstrated what type of cognitive experience? तो कोलर ने जो एप एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस टाइप का एक्सपीरियंस बताते हैं? वो है कॉग्निटिव लर्निंग या फिर इनसाइट एक्सपोजर, ट्रायल एंड एरर लर्निंग या फिर इनसाइट लर्निंग। तो इनसाइट लर्निंग ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड एज पर पैटर्न्स। ये किस प्रिंसिपल
ने बताया है, ये बताया है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ने, कि जो एलिमेंट्स है उसको हम पैटर्न्स के फॉर्म में ग्रुपिंग करते हैं उनकी। देन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज अदरवाइज नोन एज, क्या बुलाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को, हमने डिस्कस किया था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपोनेंट ऑफ इनसाइड थ्योरी इज, अब देखिए इनसाइड की थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किसने दी है, कोलर ने। इनसाइड थ्योरी आ जाए या फिर आपको गेस्टाल्ट थ्योरी आ जाए, दैट इज बाय कोलर। हु इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, अब फाउंडर की बात है तो वो किसका नाम होगा, वर्दमेयर का, ठीक है। ऑप्शन 2, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, लर्निंग क्या है, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। हमने बोला ना था ना कि पार्ट्स में नहीं देखते हैं, ये कंप्लीट सिचुएशन को देखते हैं, गेस्टाल्ट लर्निंग। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज गेस्टाल्टिज्म, अब देखिए कोलर भी फॉलो करते हैं, वर्दमेयर भी फॉलो करते हैं, एंड कोफका ये भी क्या है, गेस्टाल्टिज्म को फॉलो करते हैं। तीनों नाम ही गेस्टाल्ट थ्योरी के साथ रिलेटेड हैं। सो आंसर इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है। आई एम श्योर ये लर्निंग थ्योरीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी सभी, तो 5 नंबर आपके इन्हीं थ्योरीज में से पक्के हैं, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग।